श्रीमान BL वर्मा जी, मेरे साथी मंत्री सहकारिता मंत्रालय में, श्री ज्ञानेश कुमार जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, जिन्होंने ये 2 साल में सहकारिता मंत्रालय को गति देने में अपना भरपूर योगदान दिया है, अपने अनुभव का फायदा भी पहुंचाया है। मैं आप सभी को बता दूं कि वैसे तो कोई व्यक्ति कभी निवृत्त नहीं होता है, मगर सरकारी व्यवस्था में कल ज्ञानेश कुमार जी निवृत्त हो रहे हैं। हम सब जोर से ताली बजाकर उनकी सेवाओं का स्वागत करें। श्री विजय कुमार जी, विशेष सचिव सहकारिता मंत्रालय, श्रीमान डॉलर कोटेचा, मेरे मित्र और अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक फेडरेशन के नेपकार्ड के अध्यक्ष महोदय, और आज देश भर से आए हुए सहकारिता से जुड़े हुए सभी विभिन्न पद पर आसीन सहकारिता के कार्यकर्ता, नेता और सरकार की अलग अलग स्तर पर काम करने वाले सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज शहीद दिन है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। पूज्य बापू को पूरा देश आज याद कर विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी बापू की पुण्य स्मृति को श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज सहकार से समृद्धि का एक जो दर्शन मोदी जी ने हम सबके सामने रखा है, उसको सार्थक करने के लिए एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना कर लगभग 75 साल से सहकारिता से जुड़े हुए सभी सहकारी बंधु भगिनियों की एक मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, सहकारिता क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और उसमें समय अनुकूल परिवर्तनों के लिए एक फुल फ्लेज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया जाए। एक जॉइंट सेक्रेटरी, ज्यादा से ज्यादा एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पूरे देश का सहकारिता का काम चलता था, और मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया। और मेरा सौभाग्य है कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का मौका श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया। मोदी सरकार ये मई में 10 साल पूरा करेगी। ये 10 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस देश के गांव, गरीब और किसान के लिए 2 महत्वपूर्ण काम मोदी जी ने करे। एक तो 60 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए अकल्पनीय सहायता भारत सरकार ने की और उनके जीवन स्तर को उठाया। लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए और 60 करोड़ लोगों को घर में गैस, शौचालय, बिजली, घर, 5 किलो मुफ्त राशन, 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा और अनेक प्रकार की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाया। और दूसरा काम किया, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर ये 60 करोड़ लोगों को
एक प्रकार से स्वरोजगारी के साथ जोड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और तो ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में जीवन स्तर उठाया और अब उनको क्या करना है, क्योंकि सारी बेसिक सुविधाएं तो भारत सरकार ने ही पूरी कर दी। उसको घर नहीं बनाना है, बिजली के लिए दौड़ धूप नहीं करनी है, गैस भी भेज दिया, शौचालय भेज दिया, शुद्ध पीने का पानी, खाने के लिए अनाज, दवाइयों का खर्चा उठा लिया। अब उसके पास जो समय बचा है, जो पूंजी बची है, पूंजी को अपने स्वयं के छोटे से व्यवसाय में लगाकर वो अपने आने वाली पीढ़ी को सुखी बना सके, इसका रास्ता प्रशस्त करने का काम मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किया और इसके माध्यम से नीचे तक सहकारिता को मजबूत। एक प्रकार से कहे तो एक बहुत बड़े विजन के साथ ये दोनों कामों को साइमल्टेनियसली करते हुए एक मजबूत ग्रामीण विकास के आधार की नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग विकास की पूरी रूपरेखा के अभ्यासु हैं, जो इनका डेटा का आकलन कर सकते हैं, मोदी जी की सरकार के 2 कदम डिजिटल इंडिया और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, ये दोनों एक प्रकार से समृद्ध ग्राम की, समृद्ध गांव की नींव डालने वाले कदम बनने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 15 साल के बाद कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, वो दोनों विकसित भारत की सोच को ग्रास रूट लेवल पर गांव तक ले जाने वाले 2 इनिशिएटिव साबित होने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज डिजिटल इंडिया के तहत हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। मिलने वाली सारी सुविधाएं, सारी सरकारी योजनाएं, क्रेडिट, नॉलेज और अब सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सारे आरसीएस का और सारी ग्रामीण बैंकों का, खेती बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने से पैक्स से लेकर हर प्रकार की पैक्स, प्राइमरी डेयरी, खेती बैंक और पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड तक आज कंप्यूटराइज होकर पूरे प्रकार से आधुनिक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज यहां पर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंकों को कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस के कार्यालय को भी कंप्यूटराइज किया जा सकता है। ये दोनों कार्यक्रम में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन के लिए 120 करोड़ और आरसीएस के कंप्यूटराइजेशन के लिए 95 करोड़ की लागत आएगी। और उसकी पूरी गाइडलाइंस 16 जनवरी को ही सभी हितधारकों को ऑलरेडी भेज चुके हैं हम, और इस पर काम भी चालू हो चुका है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि जिन किसानों को मीडियम और लॉन्ग टर्म ऋण चाहिए, उनके लिए आज से एक सरल प्रकार की सुविधा की शुरुआत निश्चित रूप से होगी। जब राज्यों के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंप्यूटराइजेशन होता है, तब एक पैक्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से लेकर आरसीएस तक
पूरी व्यवस्था वेब आधारित सॉफ्टवेयर पर डेवलप हो जाएगी। और मुझे आनंद है कि जब आज मैं योजना का शुभारंभ कर रहा हूं, उसके पहले ही 33 राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरी से इसके लिए प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं और ये सब लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। केवल केरल, बंगाल और तमिलनाडु बाकी है। मैं इन सभी के मुख्यमंत्रियों से भी कल ही बात करने वाला हूं कि जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ जाए, तो एक प्रकार से पूरा भारत देश, पूरे देश के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ही कंप्यूटर के तहत अपनी भाषा में, जो पैक्स की भाषा है, हर राज्य की स्थानीय भाषा में काम करते हुए नजर आएंगे और एक समान प्रकार से काम करेंगे। इससे सहकारिता की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। मित्रों, ये 2 साल में हमने सहकारिता में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से एक दूरगामी आयोजन के साथ काम किया है। सहकारिता मंत्रालय बनने के 10 ही दिन में सबसे पहले 65,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का नियमन करते हैं, उसका कंप्यूटराइजेशन किया। पैक्स के साथ साथ सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कंप्यूटराइजेशन हुआ। फिर राष्ट्रीय डेटाबेस को निर्मित किया गया और अब आरसीएस और खेती बैंक का कंप्यूटराइजेशन होने के साथ डेयरी पहले से कंप्यूटराइज हुई है और ये होने के साथ पूरा सहकारिता क्षेत्र आज डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर अपना काम का विस्तार करने के लिए तैयार हो गया। 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, इसका मैं खुद 2-3 बार देख चुका हूं। नाबार्ड के चेयरमैन साहब भी यहां पर बैठे हैं। खूब आधुनिक और लोगों की बात समझ सके, लोगों से बात कर सके, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया है और इसके साथ 63,000 पैक्स अब लिंक हो जाएंगे। 28 के 28 राज्यों ने कंप्यूटराइजेशन के लिए मंजूरी दे दी है। लगभग 500 करोड़ रुपया उनको जारी भी हो चुका है और लगभग 15,000 पैक्स को हम प्रधानमंत्री जी के हाथ से गो लाइव आने वाले दिनों में दे पाएंगे, कुछ ही दिनों में दे पाएंगे और एक नई शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस का भी कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और उसमें रजिस्ट्रेशन, ब्रांच खोलना, बायलॉज का अमेंडमेंट, एनुअल रिटर्न भरना, अपील, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, लिक्विडेशन, एजुकेशनल फंड का मैनेजमेंट और इलेक्शन, ये सभी का सभी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल है और देश की सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये सॉफ्टवेयर एक प्रकार से बहुत बड़ी सरलता का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ हमने, जैसा मैंने पहले बताया, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण किया है। आज मेरे कार्यालय में बैठकर मैं एक राज्य पर उंगली रखता हूं तो वहां आ जाएगा इस राज्य में कितने पैक्स है, कितनी डेयरी है, कितनी अन्य प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। फिर एक जिले में जाऊंगा तो जिले का आएगा, तहसील में जाऊंगा तो तहसील में आएगा, अंततोगत्वा गांव में जाएंगे तो भी इसका तुरंत गांव में कितना प्रकार का कोऑपरेटिव चल रहा है यह है। इससे सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है, क्योंकि इससे तुरंत ही राष्ट्रीय स्तर पर एक ड्राई एरिया हमें मालूम पड़ता है। कितने गांव में पैक्स नहीं है, कितने गांव में डेयरी नहीं है, कितने गांव में मछुआरा सहकारिता समिति नहीं है, मछुआरा की सहकारी समिति की
वहां बन पाए ऐसी संभावनाएं होने के बावजूद नहीं। तो ये सारा ड्राई एरिया आइडेंटिफाई कर कर वहां पर कोऑपरेटिव को एक्सपांड करने के लिए और जो 5 लाख पैक्स का, नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हमने लक्ष्य रखा है, उसको सिद्ध करने के लिए ये समितियां बहुत बड़ा काम करने वाली हैं। इससे कितने जिलों में जिला कक्षा की डेयरी नहीं है इसकी भी मालूमात पड़ेगी। वहां हम मदर डेयरी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और उसको मोटिवेटेड कर धीरे धीरे एक फुल फ्लेज कोऑपरेटिव डेयरी बनाएंगे। फिर राज्यों के संघ कहां नहीं है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। एक प्रकार से वैक्यूम को भरने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का जो निर्माण हुआ है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। जब उसका उद्घाटन किया तब मैंने कहा था कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जन्म कुंडली निकालने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और आज जब 80% काम इसका समाप्त हो चुका है, शायद 85% हो चुका है, मैंने तो 15 दिन पहले रिव्यू किया था, तो कुछ ही समय में पूरे देश की डेटाबेस को हम ऑनलाइन देख पाएंगे। इस प्रकार का हो, इसमें आरसीएस का कंप्यूटराइजेशन से बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि जब आरसीएस का कार्यालय कंप्यूटराइज हो जाएगा, डेटा बैंक से लिंक हो जाएगा, डेटाबेस से लिंक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोई नई सोसाइटी रजिस्टर होती है तो वो डेटाबेस में अपलोड हो जाएगी, कोई क्लोजर होता है तो अपने आप वो डिलीट हो जाएगी। तो वो स्वतः संचालित एक डेटाबेस का निर्माण आरसीएस के कंप्यूटराइजेशन से होगा। मित्रों, 6 अक्टूबर 2023 को रजिस्ट्रार आरसीएस की ऑफिस को कंप्यूटराइजेशन का हमने सैद्धांतिक निर्णय लिया था और कुल 95 करोड़ की लागत से आज उसको हम जमीन पर उतार रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इसकी जो भाषा होगी राज्य की स्थानीय भाषा होगी, जिससे गरीब से गरीब किसान किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार सीधा आरसीएस के साथ अपनी मातृभाषा में कर पाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इससे सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बढ़ोतरी होगी। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो बनी है वो इसका रख रखाव तक का सारा काम देखेगी। उसी प्रकार से एआरडीबी का कंप्यूटराइजेशन बहुत जरूरी है। जब हमने पैक्स का करा तब डॉलर भाई ने कहा था, वो गुजरात की खेती बैंक के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्यों छोड़ दे रहे हैं। तब मैंने कहा था भाई बारी बारी करेंगे। आज मैं आप सभी को बता सकता हूं कि आज ये काम भी पूर्ण होने जा रहा है। हमारी खेती बैंक जो है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसको पॉपुलर भाषा में खेती बैंक भी कहते हैं, हमारे राज्य में तो कहते ही है। उसका एक बहुत बड़ा रोल, मगर सुचारू रूप से न चलने के कारण और हाईएस्ट लेवल से तवज्जो न देने के कारण उसका रोल अच्छे तरीके से ये बैंकें नहीं निभा पाई। मध्यम और लंबे कृषि धिराण के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ये बहुत उपयोगी व्यवस्था है, जो किसान को आधुनिक खेती की ओर ले जाने के लिए उसको पूंजी मुहैया कराती है। अगर खेती को हम आधुनिक नहीं करेंगे तो हम ना उपज बढ़ा पाएंगे, ना किसान को समृद्ध कर पाएंगे। और आधुनिक करना है तो किसान को लॉन्ग टर्म पूंजी देनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म ऋण देना पड़ेगा। और हमारी कोऑपरेटिव व्यवस्था में लॉन्ग टर्म पूंजी देने का काम, लॉन्ग टर्म ऋण देने का काम एआरडीबी के जिम्मे है। परंतु इसका फंक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि वो आइसोलेट होते गए। ये कंप्यूटराइजेशन के बाद आने वाले दिनों में हम एआरडीबी को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए पैक्स के साथ जोड़ने का भी एक संभावना तराश रहे हैं, क्योंकि किसान डायरेक्ट
हर किसान डायरेक्ट वहां नहीं जा सकता। फिर उसकी लैंड के चार्ज के भी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि लैंड तो उसने मॉर्गेज की हुई है पैक्स के साथ, वो खेती बैंक को क्या देगा, तो सेकंड चार्ज और बाकी सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर खेती बैंक पैक्स के माध्यम से वो किसान को लॉन्ग टर्म फाइनेंस करता है तो ढेर सारे प्रॉब्लमों का रिजोल्यूशन हो जाएगा। हम इसकी संभावना तराश रहे हैं। अभी भी रेजिस्टेंस आ रहा है, स्वाभाविक रूप से रेजिस्टेंस आना है, पुरानी व्यवस्था बदल रहे हैं, मगर मुझे विश्वास है कि सबके साथ, सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा कर हम इसको जमीन पर उतारेंगे और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी पैक्स के माध्यम से होगा, तो पैक्स भी बड़े मजबूत हो गए। और 13 प्रदेशों में ही बैंक है, वो भारत के हर राज्य में बने। 13 प्रदेश में संरचनात्मक पैटर्न भी अलग अलग हैं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा हूं, इसको एक कॉमन बनाना चाहिए, थोड़ी चर्चा कर कॉमन बनाना चाहिए। और इनके और जो भी इश्यू है नॉन फंड बेस्ड काम करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सिक्योर डिपॉजिट सेवाएं, ऋण देने के लिए संसाधन जुटाना, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके लिए भी आने वाले दिनों में नाबार्ड निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेकर एक अच्छा मॉडल खेती बैंकों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेकर आएगा, इसका मुझे विश्वास है। एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन से इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर बहुत बड़ा सुधार आएगा। अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आएगी, पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, करप्शन भी कम होगा। और नाबार्ड द्वारा सभी प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक को एक राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ने का भी हम आने वाले दिनों में विचार कर रहे हैं, जिससे लिंकेज, सभी प्रकार के कृषि लोन का लिंकेज मजबूत हो पाए। यह अभी एक प्राइमरी स्टेज में है, परंतु आने वाले दिनों में हम जरूर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि 1851 लगभग 1900 एआरडीबी की शाखाओं का कंप्यूटराइजेशन होने से 1 करोड़ 20 लाख किसान जो एआरडीबी से अनेक प्रकार से जुड़े हैं, उनकी सहूलियत में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगी। मित्रों, नए 2 लाख पैक्स हमें रजिस्टर करने हैं। अगर 2 लाख पैक्स रजिस्टर करने हैं तो वो रजिस्ट्रेशन से नहीं होता, एक आंदोलन उठाना पड़ता है, एक अभियान चलाना पड़ता है, तब जाकर होता है। क्योंकि 70 साल में आज 65,000 पैक्स पर है और 5 साल में हम 2 लाख नए पैक्स जोड़ना चाहते हैं। आप कल्पना करिए, मगर अभियान उठाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। और पैक्स का कंप्यूटराइजेशन और अब आरसीएस की ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की ऑफिस के कंप्यूटराइजेशन से ये अब बहुत आसान होने वाला है। और आने वाले दिनों में हम इसको बहुत मजबूती से आगे ले जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज देश भर से आरसीएस और ग्रामीण विकास बैंकों के साथ जुड़े हुए सभी कोऑपरेटिव के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी भी आए हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसकी आज शुरुआत मैंने की है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इससे सहकारिता में सरलता भी बढ़ेगी और समृद्धि भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय।